Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। जय हिंद दोस्तों। जो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी के साथ 2012 में किया, आज वही राघव चड्ढा ने जो है केजरीवाल के साथ किया है। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है और आज वही हुआ है। राघव चड्ढा ने केजरीवाल के पीठ पे छुरा घोंपा है, जिस तरीके से अन्ना हजारे जी के पीठ पर जो है अरविंद केजरीवाल ने छुरा घोंपकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कभी राघव चड्ढा जो है अरविंद केजरीवाल के चरणों में रहा करते थे और अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद के साथ ही राघव चड्ढा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आपको बताते जाऊं कि राघव चड्ढा जो थे एक साधारण से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और जब वो पढ़ाई अपनी पूरी करके भारत में लौटते हैं तो अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़ के अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अन्ना हजारे के आंदोलन से इनको थोड़ी पहचान मिली और फिर जो है अरविंद केजरीवाल ने इनको लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन लोकसभा में बहुत बुरी हार मिली राघव चड्ढा को। इसके बाद राजेंद्र नगर से इनको जो है एमएलए का टिकट मिला और फिर जो है ये जीत कर आते हैं और दिल्ली की विधानसभा में ये पहुंचते हैं। इसकी बाद की कहानी थोड़ी और रोचक है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा की योग्यता को सराहा और इनको जो है पार्टी का स्पोक पर्सन बनाया, यानी कि प्रवक्ता बनाया। और प्रवक्ता के तौर पर राघव चड्ढा ने बहुत अच्छा काम किया और फिर इनको जो है पंजाब की जिम्मेवारी दी गई। पंजाब में जीत के बाद राघव चड्ढा को जो है राज्यसभा में भेजा अरविंद केजरीवाल ने और राज्यसभा जब पहुंचते हैं राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा जो है अपने राजनीतिक गुरु का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है आप इनके ट्वीट्स और बहुत सारे इनके जो है आप बयान देख सकते हैं जो कि दर्ज हुए हैं इतिहास में। आज इसी राघव चड्ढा ने जो है अरविंद केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा है। आपको एक और बात बताते जाऊं कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का उस समय साथ नहीं दिया जब अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है ईडी से लेकर सीबीआई के छापे पड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी साथी को जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन को भी। और उस समय राघव चड्ढा जो थे वो लंदन भाग चुके थे। ये कहानी वहीं से शुरू होती है और आज जो हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहले से मालूम नहीं था। राघव चड्ढा की कहानी उसी दिन पता चल गई थी जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा था और राघव चड्ढा जो है वो लंदन भाग चुके थे। ये कहानी उसी दिन से शुरू होती है और कल जो है इसका अंतिम निर्णय हो जाता है जब राघव चड्ढा ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। आज इस वीडियो में आपको एक पूरा एनालिसिस समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, यानी कि दल बदल कानून क्या कहता है और दल बदल कानून के तहत किस तरीके से इन्होंने उसका उपयोग कर राघव चड्ढा ने अपनी राज्यसभा की सीट बचाई है। इसको भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून भी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। दोस्तों, यहां पे एक शायरी लिखी हुई है, बहुत अच्छे से इस शायरी को आप पढ़ें कि ये बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, विपक्ष के ऊपर जो है ईडी सीबीआई के बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो केस अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे चल रहा था, उस केस में राघव चड्ढा का भी नाम था, लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर किसी भी तरह के कभी ईडी और सीबीआई के छापे नहीं पड़े। इसकी कहानी यह है कि कभी भी राघव चड्ढा ने पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक भी शब्द नहीं बोला। साथ ही साथ आप एक बात और समझ ले, राघव चड्ढा ने जितने भी मुद्दे राज्यसभा की पटल पर रखे हैं वो सारे मुद्दे कैसे थे? वो सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी या फिर पंजाब से संबंधित नहीं थे। पंजाब से कहने का मतलब यह है कि ये पंजाब से चुनकर राज्यसभा में पहुंचे हुए थे, लेकिन पंजाब के मुद्दों पर यह बात ना करके जेनजी के मुद्दों पर यह बात करते थे और जेनजी के मुद्दों पर बात करके इन्होंने अपनी पीआर बनाई और पीआर बनाकर इन्होंने कोशिश की कि अपना इमेज जो है एक नया बनाया जाए। ये बात जो है पार्टी को अच्छी नहीं लगी, ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने जो इनका पोजीशन था राज्यसभा में उससे इनको हटा दिया और उससे हटाने के बाद वो पोजीशन किसी और को मिली। लेकिन हालांकि अंत यही हुआ कि सबने जो है अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, एक एक चीज आपको जो है बहुत ध्यान से समझना होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। ये देखिए, ये कुछ लोग हैं, ये नितिन नवीन है और ये जो है भाजपा के अभी करंट में पार्टी प्रेसिडेंट हैं। और नितिन नवीन ने जो है क्या किया है, कल इनको भाजपा में इन सबको जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे संदीप पाठक हैं, मित्तल साहब हैं और राघव चड्ढा हैं, इन लोगों को जो है पार्टी में ज्वाइन करा दिया है। यानी कि इन लोगों ने ऑफिशियली, जिस तरीके से पहले बिना नाम लिए राघव चड्ढा जो है भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन कल इन्होंने जो है दामन थाम लिया है बीजेपी का और पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने जो है इनको सदस्यता दिला दी है। और अब जो है राघव चड्ढा और बाकी ये जो 7 सांसद हैं, ये सारे जो है भाजपा के सांसद कहे जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी, लेकिन इस 7 सांसदों के आने के साथ बीजेपी राज्यसभा में और मजबूत हो गई है।
जितने भी बिल पास अब होने वाले हैं आने वाले समय में, उनको पास कराना काफी इजी रहेगा। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी महिला के लिए हमने जो बिल लाया था वो बिल फेल हो गया, वो बिल पास नहीं हो पाया संसद से। उन सारे बिल्स, ऐसे बहुत सारे बिल्स आने वाले हैं, उन सारे बिल्स को पास कराने में भाजपा को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि उनका नंबर जो है अब राज्यसभा में इंक्रीज कर गया है। अब देखिए ये 7 सांसद हैं कौन, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये अशोक मित्तल हैं। ये अशोक मित्तल कौन है? आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुन रखा होगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो ये ऑनर है, संस्थापक हैं, फाउंडर है, जो भी आप कह सकते हैं, अशोक मित्तल एक जाने माने व्यक्ति हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये संदीप पाठक है। संदीप पाठक ने जो है आम आदमी पार्टी के संगठन को बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। गुजरात से लेकर पंजाब में इन्होंने संगठन को मजबूत बनाया है। गुजरात में काफी अहम योगदान दिखाया था संदीप पाठक ने, और गुजरात में आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ भी बन रही थी धीरे धीरे। लेकिन संदीप पाठक का छोड़ जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक संगठन का ढांचा जो है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उस पर एक काफी जो है असर पड़ने वाला है। बाकी आप यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता को देख सकते हैं। स्वाति मालीवाल लंबे समय से जो है आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही थी, आप सबको पता होगा। स्वाति मालीवाल ने जो है बहुत सारे हैरेसमेंट के आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल और उनके साथी के ऊपर। तो स्वाति मालीवाल का तो ऐसा माना जा रहा था कि वो जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ ही देंगी। ये हरभजन सिंह है, इनके जीवन में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिसके हिसाब को देखते हुए इनको जो है राज्यसभा में भेजा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप जिन इन सांसदों को अगर देखेंगे ना, इसमें 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, क्योंकि बाकी सारों का बैकग्राउंड जो है वो कैसा रहा है। तो ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं या फिर बिजनेसमैन रहे हैं, ये उद्योगपति रहे हैं, और इसके हिसाब से जो है इनको भेजा गया था राज्यसभा में। आपको ये भी पता होगा किसी भी पार्टी को चलने के लिए फंड्स की ज्यादा जरूरत होती है, और बहुत सारी पार्टी ये कोशिश करती है कि राज्यसभा में, चूंकि राज्यसभा का निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि उसमें ऐसे लोगों को भेजा जाए जिन्होंने अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में काफी अहम योगदान दिया है और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। उन सारे लोगों के लिए राज्यसभा की गठन की गई थी। लेकिन राज्यसभा में अभी क्या हो रहा है कि फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने रुपए के लिए बहुत सारे लोगों को जो है वहां पे भेजा जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उद्योग से संबंध है, और उसके हिसाब से जो है उनको भेजा गया, क्योंकि पार्टी को फंड चाहिए और फंड के प्रयोग के साथ ही कोई भी पार्टी काम कर सकती है। तो ये 7 सांसद हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं। ये स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, बिक्रमजीत साहनी, राघव चड्ढा। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है राघव चड्ढा का है, संदीप पाठक का है, अशोक मित्तल का है। बाकी सारे लोग जो है कैमरे के पीछे हैं। बाकी इन 3 लोगों ने जो है सामने से आकर अपना जो है एक तरीके से इस्तीफा रखा। देखो, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, और 10 में से जो है 7 सांसदों ने जो है एक तरीके से आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ दिया। अभी 3 सांसद बचे हुए हैं। ये है संजय सिंह जो कि दिल्ली से चुने गए हैं, ये है एनडी गुप्ता जो कि दिल्ली से चुने गए हैं, और ये है बलबीर सिंह सीचेवाला पंजाब से चुने गए हैं। बलबीर सिंह सीचेवाला के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। पर्यावरण के लिए इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है, और इनको भी बहुत कोशिश की जा रही थी कि 7 लोगों के साथ साथ एक व्यक्ति को और जोड़ा जाए, और उनमें इनका भी नाम शामिल था। लेकिन बलबीर सिंह सीचेवाला ने एक तरीके से पार्टी के साथ धोखा करने से मना कर दिया, और इन्होंने जो है साथ नहीं दिया। तो अभी राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हुए हैं। एक तरीके से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, ये भी आपको समझना होगा। आगे देखते जाइए। ये आम आदमी पार्टी के बारे में एक और बताइए, अशोक मित्तल का जिनका नाम मैं आपने ले रहा था, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं, इनके ऊपर जो है ईडी का छापा पड़ा था आज से लगभग 10 दिन पहले। यह खबर है 15 अप्रैल 2026 की, यानी कि 10 दिन पहले जो है ईडी का छापा पड़ा अशोक मित्तल पे, और 10 दिन बाद अशोक मित्तल ने जो है एक तरीके से ज्वाइन कर लिया बीजेपी। आपने देखा होगा बीजेपी के ऊपर ऐसे बहुत सारे आरोप लग रहे होंगे कि ये वॉशिंग मशीन पार्टी है। वॉशिंग मशीन पार्टी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं उनके सारे दाग जो है धुल जाते हैं, उनके दामन पे जितने भी आरोप लगे रहते हैं वो सारे आरोप धुल जाते हैं। इस तरह के आरोप बहुत सारे लगे हुए रहते हैं बीजेपी के ऊपर। चाहे अजीत पवार की बात करें, हिमंता बिश्वा शर्मा की बात करें। हिमंता बिश्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा उनके ऊपर सारे करप्शन के चार्जेस हट गए। अजीत पवार के साथ वही कहानी है। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपके जो राज्यसभा एमपी अशोक मित्तल, इनके ऊपर जो है छापा पड़ा, और 10 दिन बाद जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया। राघव चड्ढा के साथ यही कहानी थी कि राघव चड्ढा का जो है जो पोजीशन था राज्यसभा में, वहां से हटाया गया, और वहां से हटाने के बाद प्रयास लगाया जा रहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन में ये जो है बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को ज्वाइन करना एक बड़ा जो है मूव, स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। किसका? राघव चड्ढा का। दोस्तों, ये 7 सांसदों के अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पंजाब में सरकार गिर सकती है। आपको पता होगा कि पूरे भारत में आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक राज्य में सरकार है, और वो है भगवंत मान की सरकार। कहां पे? पंजाब में। दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एक समय था जब बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिला करते थे। कितने? 67 सीट्स 70 में से। और आज ये हालात हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी को, जो अरविंद केजरीवाल है, उनको अपना सीट जो है खोना पड़ रहा है। डिप्टी जो सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनको अपना सीट खोना पड़ गया। ये सारी हम बातें जानते हैं। एक और बात आपको बता दूं, 63 विधायक जो हैं, 63 आपके जो एमएलए हैं पंजाब में,
वो राघव चड्ढा के संपर्क में है। इससे ये माना जा रहा है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है हो सकती है वो गिर जाए। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको समझना होगा, राघव चड्ढा का जो है ग्राउंड पे किसी तरह की पकड़ नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा ने ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स कभी नहीं की। राघव चड्ढा की आप पॉलिटिक्स कैरियर अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, तो इन्होंने जो है हमेशा सेफ खेला है। पॉलिटिकल इन्होंने ग्राउंड पॉलिटिक्स कभी नहीं की, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब इन्होंने जो है राजेंद्र नगर से जब इन्होंने सीट जीता था, उस समय आम आदमी पार्टी की लहर थी, 67 सीट जीता था आम आदमी पार्टी ने, उसमें जो है एक सीट इनका भी था। जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, इनकी हार हुई थी। और राज्यसभा का सीट आपको पता ही है कि बहुत सेफ होता है, कोई व्यक्ति आसानी से जीत सकता है अगर किसी की राज्य में सरकार है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और वहां से कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जाना चाहता है तो आसानी से जा सकता है, जिस तरीके से राघव चड्ढा को भी भेजा गया था। यानी कि राघव चड्ढा को आगे बढ़ाने में, राघव चड्ढा को बनाने में अरविंद केजरीवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन राघव चड्ढा ने बहुत सारी चीजों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, अब इसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें का जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ईडी सीबीआई के डर से या फिर बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी में राघव चड्ढा ने जो है अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल की जब से हार हुई है दिल्ली के इलेक्शन में, तब से अरविंद केजरीवाल दिख नहीं रहे थे। अभी कुछ समय से जो है वो दिखना शुरू हो गए थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी जो है केसेस चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद जो है कोर्ट में जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक तरीके से ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे उनको अपने के साथ साथ, मतलब खुद के साथ साथ अपने पार्टी की भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है। यानी कि खुद को भी सही करने की जरूरत है और अपने पार्टी को भी सही करने की जरूरत है। और इस समय में अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर समय हो सकता है। ये भी आपको जानना चाहिए। अभी एक और बात बताता हूं, ये राघव चड्ढा ऐसे हैं कि जो कि बिना पानी पिए नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को गाली दिया करते थे, और भाजपा वाले भी राघव चड्ढा को बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर की कुर्सी पर बैठकर जल बोर्ड घोटाले का अंजाम दिया, शर्म करो केजरीवाल। इस तरह के आरोप बीजेपी लगाया करती थी। देखो दोस्तों, हम लोग जो है हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए जो है हमेशा लड़ते रहते हैं, उनके समर्थन में जो है बहुत सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई सिद्धांत नहीं होता। ये व्यक्ति जो कल जो है बिना पानी पिए नरेंद्र मोदी और भाजपा को गाली दिया करता था, आज उनके जो है पक्ष में जाकर बैठ गया है और आज से जो है गुणगान करना शुरू कर देगा। ये भाजपा जो पार्टी है वो कल तक जो है राघव चड्ढा को गाली दिया करती थी, आज जो है इनका जो है गुणगान कर रही है और इनकी जो है तारीफ कर रही है। तो यही पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स जो है जिसको समझना आसान नहीं है। दुनिया में जो व्यक्ति पॉलिटिक्स को समझ जाता है वो दुनिया में हर चीज को समझ सकता है। पॉलिटिक्स को समझना इज नॉट एन इजी टास्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राघव चड्ढा झूठ का अड्डा, ये बीजेपी कहा करती थी। यहाँ पे झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था आज देख भी लिया। इस तरह के जो है मीम्स बनाकर राघव चड्ढा का मजाक उड़ाया करता था बीजेपी पार्टी, और आज ये बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। तो एक तरीके से देख सकते हैं ये हास्यास्पद है, बहुत ही मतलब मजाकिया है कि एक पार्टी जो किसी के ऊपर गाली दिया करती थी, एक व्यक्ति जो किसी को गाली दिया करता था, आज दोनों जो है एक साथ खड़े हो गए हैं। एक और चीज आपको दिखाते जाऊं, राघव चड्ढा ने एक तरीके से जेनजी को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, जेनजी के बीच में अपना एक पीआर करने की कोशिश की, और पब्लिक रिलेशन बनाने के तहत इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे भी उठाए। पार्टी से रिलेटेड नहीं थे मुद्दे, पंजाब से रिलेटेड नहीं थे मुद्दे, लेकिन बहुत ही साधारण मुद्दे उठाए राज्यसभा में। इसको देखते हुए इनका जो है एक तरीके से पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन जैसा ही इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, पॉपुलैरिटी डिक्रीज होना शुरू कर दी। इंस्टाग्राम पे अगर इनके फॉलोअर्स देखेंगे 14.6 मिलियन थे और अभी जो है 14.5 मिलियन हो गए हैं। ये जो है देखा जा रहा है। एक और चीज, ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। आप जानते होंगे कि इसमें घुसो और बाहर जो निकलता है वो साफ सुथरा व्यक्ति निकलता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं। आपके ऊपर कितना भी दाग लगा हुआ होगा, एक बार आप इस वॉशिंग मशीन में घुस जाएंगे तो आपके सारे दाग झूठे जो है खत्म हो जाएंगे। अब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी बता देता हूं। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है? दल बदल कानून भारत के संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक समय ऐसा आया जहां पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम था आया राम गया राम कहते हैं, और वो व्यक्ति जो था वो एक दिन में ही बहुत सारे पार्टी को स्विच कर रहा था, यानी कि अलग अलग पार्टी को ज्वाइन कर रहा था। यानी कि सुबह में कांग्रेस में, दोपहर में आम आदमी पार्टी में, शाम को बीजेपी में, और रात होते होते समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस तरह के बहुत सारी चीजें हुआ करती थी हमारे इतिहास में। इसको देखते हुए भारत के संविधान में संशोधन किया गया, यानी कि अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट को बोलते हैं कौन सा अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। और भारतीय संविधान का अगर आप 10th शेड्यूल देखेंगे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी कि दल बदल कानून है। अब ये दल बदल कानून कहता क्या है? यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लगा रखा है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं और दल बदल कानून को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर में बी डिस्क्वालिफाइड व्हेन ही वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं राज्यसभा का सांसद हूं और मैं अपनी इच्छा से संसद की सदस्यता छोड़ना चाहता हूं, यानी कि अपनी इच्छा से छोड़ना चाहता हूं, तो क्या होगा? उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। या फिर वोटर्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्टिव इशूड बाय द पार्टी। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे बिल्स आते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में,
और उन बिल्स पे आपको हामी भरनी है या फिर नाराजगी जतानी है, ये इशू किया जाता है पार्टी की तरफ से, यानी कि एक डायरेक्शन दिया जाता है। इसको कहते हैं WHIP, यानी कि व्हीप कहते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी पार्टी के व्हीप के अगेंस्ट काम करते हैं तो आपकी सदस्यता खारिज की जा सकती है। राघव चड्ढा के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार को जब हटाने की बात हो रही थी, और ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पे हटाने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया बल्कि उन्होंने भाजपा का साथ दिया। ये आरोप उन पर लंबे समय से लगते आ रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। ये है जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। एक केस आपको यहां पे बताते जाऊं, कियोतो होलोहन केस। कियोतो होलोहन केस 1992 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, ये पूरा जो अधिकार है ये स्पीकर के पास है लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में, और चेयरमैन के पास है राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो निर्णय करेंगे कि इनकी सदस्यता खारिज करनी है या फिर सदस्यता बनाई रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, किसी व्यक्ति को अगर डिस्क्वालीफाई करनी है ना, संसद से, लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से या फिर विधान परिषद से, तो उसके कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। या फिर आप इंसॉल्वेंट हो जाए, आपका दिवालिया हो जाए, अनसाउंड माइंड है यानी कि आप पागल हो गए हैं, या फिर आपको जो है आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, इन सारे ग्राउंड्स पे आपको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अगर आप देखेंगे वहां पे भी बहुत सारे ग्राउंड्स मेंशन है। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी ये बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। लेकिन एक और चीज आपको समझना होगा कि अगर 1/3, यहां पे लिखा होगा 2/3 सदस्य साथ अगर आ जाएं तो पद बचा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 10 सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, और 10 सांसद में से 7 सदस्य जो हैं, यानी कि 7 राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो है भाजपा को ज्वाइन कर लिया। यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है नहीं लगता है, इसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टी का 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में अगर मर्ज कर जाता है तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। अगर आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप शिवसेना का एग्जांपल ले सकते हैं। शिवसेना में जो 2 धड़ा बट गया, एक तो एकनाथ शिंदे का था और दूसरा उद्धव बाला साहब ठाकरे का था। अगर आप जाए तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की एक पार्टी हुआ करती थी, उसका भी जो है स्प्लिट हुआ था, उसका भी एक बंटवारा हुआ था। एक जो है पशुपति पारस के पास गई थी और एक चिराग पासवान के पास गई थी। ऐसे बहुत सारे पार्टी को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है, जैसे आप एनसीपी को देख लीजिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, एक तरफ आप अजीत पवार को देख ले और एक तरफ आप शरद पवार को देखो। ऐसे बहुत सारे पार्टी हमने देखा जहां पे उनका विभाजन हुआ। लेकिन अगर 2/3 सदस्य अगर छोड़कर जाते हैं, दूसरे पार्टी में जाके मर्ज करते हैं, दूसरी पार्टी बनाते हैं, तो उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को आपको समझना होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, तो 1985 में आया था। 52वां संशोधन यानी कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट लाया गया था और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसको आप समझना होगा। और आया राम गया राम की कहानी आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के एक विधायक थे जो 15 दिन में जो है 3 बार अपना दल बदल चुके थे, और यहीं से कानून की जरूरत पड़ी कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि जो 15 दिन में 3 बार जो है क्या करे, अपना पार्टी को चेंज करते रहे। इसे अस्थिरता आ सकती है, किसी भी की सरकार गिर सकती है, किसी भी की सरकार बन सकती है, और इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि किसी भी विधायक को खरीद कर सरकार को गिराई जा सकती है, किसी भी विधायक को बेचकर जो है सरकार बनाई जा सकती है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है कहानी सुन रखा होगा कि किस तरीके से सरकार गिर गई थी मध्य प्रदेश में। अब जो है आपको सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक ही बात कही है कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। देखो, तकलीफ इतनी बड़ी है कि धोखा को उन्होंने धक्का लिख दिया है। हाँ, कह सकते हैं कि धक्का लगा है एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को। बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और इस समय में, बहुत ही संकट की घड़ी में अगर अपने साथ छोड़ जाते हैं तो एक तरीके से धक्का तो लगता है। तो धोखा को इन्होंने धक्का लिख रखा है। आपको मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सब कुछ बता दिया। एंटी डिफेक्शन लॉ से टॉपिक से यूपीएससी में, पीसीएस में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू द इनेक्टमेंट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनके आंसर्स काफी इजी होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको सारी कॉन्सेप्ट को समझाई है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ रखा होगा तो इसके आंसर्स को जो है आप कमेंट में जरूर लिखें। इसका आंसर को आपको इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। और राइट आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखें। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है आप कमेंट में लिख दीजिए। मुझे राइट आंसर, जिसका भी राइट आंसर होगा, जो उसको जो है हम अपने तरफ से एक लाइक का बटन जरूर देंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।